Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha here. Today we are going to start with our second part, our new chapter that is called as the organism and population. Class 12th NCERT textbook. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नए टॉपिक के साथ जिसको कहते हैं एडेप्टेशन. लेकिन बिफोर बिफोर एंटरिंग इनटू द एडेप्टेशन मैं आप लोगों को एक क्विक ये बता देता हूँ कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक डील किया था वो था रेस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, जहाँ पे हम लोगों ने ये रेगुलेशन के बारे में, कॉन्फॉर्मर्स के बारे में, माइग्रेशन के बारे में एंड सस्पेंड वालों स्ट्रक्चर के बारे में, होम्योस्टैटिस के बारे में डिस्कस किया था, राइट. तो वो सारी बातें करने के बाद आज का जो लेक्चर है एडेप्टेशन से उसको शुरुआत करते हैं. तो नॉर्मली आप लोगों को पता होगा एडेप्टेशन का डेफिनेशन क्या है. ओके, फिर भी आप लोगों के स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं अभी वो डिस्कस होगी. Adaptation in any attribute of the organism. It can be respect to the morphological condition, it can be due to the physiological, or it can be due to the behavioral. Okay, तीनों वे में आप लोगों को adaptation condition देखने मिल सकती है. That enables the organism to survive and reproduce in its habitat. Okay, तो adaptation का मतलब क्या है, हम एक particular respect में adjust कर लेते हैं. ओके, और एडजस्टमेंट क्यों होना जरूरी है, ताकि हम उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए अपने आप को सेव कर सकते हैं, बच सके. ओके, यू कैन से काइंड ऑफ स्ट्रगल टाइम ऑल्सो. तो वो सारी सिचुएशन को लेके हम लोग डील करके आगे बढ़ेंगे. ओके, इन शॉर्ट व्हाट, तो हमको सरवाइव करना है. ओके, सरवाइव करोगे तभी जाके रिप्रोड्यूस वाली एक्टिविटी होगी एंड बाकी सारी एक्टिविटी होगी, परफॉर्म की जाएगी. तो कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको एडेप्टेशन वाले चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक को समझने के लिए बहुत मदद करेंगे. दूसरी बात आप लोगों को एक और ध्यान में रखना है कि यहाँ से बनेंगे नीट के क्वेश्चंस. ओके, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कहलाते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है वो इनाफ है आप लोगों को ये लास्ट यूनिट समझने के लिए. मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी ये बता रहा हूँ, ठीक है. तो एडेप्टेशन के लिए सबसे पहला जो एग्जाम्पल आ रहा है वो है कंगारू रैट. ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर. ओके, क्या बोल रहा है, बाहर के सोर्स मतलब जो पानी के सोर्स होते हैं वो नहीं मिल रहे हैं जिस हैबिटेट में वो सरवाइव कर रहे हैं. ओके, द कंगारू रैट इन द नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर. ओके, मतलब जो नॉर्थ अमेरिकन के कंगारू रैट्स हैं वो अपने आप की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं. कैसे, सी, desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation. Okay, in which water is a byproduct. तो वो लोग फैट्स को ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं जिसमें से वाटर जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज होना चालू हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट, और इसी का वो लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है, सो एक अच्छी बात है. इतना ही नहीं, इट ऑल्सो हैज एन एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट इज यूरिन. ओके, कॉन्सेंट्रेट करना मतलब डाइल्यूट यूरिन रिलीज नहीं करना. डाइल्यूट यूरिन का मतलब क्या है, मोर वाटर. यहाँ पे पानी कम हो रहा है मतलब पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है उनके बॉडी में. ठीक है, पानी वो लोग ज्यादा बचा रहे हैं या फिर यूज करके रख रहे हैं. सो इन शॉर्ट जो यूरिनेशन के लिए जो पानी चाहिए होता है वो कम जा रहा है, इसलिए यूरिन को कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है. ठीक है, सो दैट द मिनिमल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज यूज टू रिमूव द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स. तो थोड़े से कम पानी से वो लोग काम चला लेते हैं. अभी बढ़ते हैं, डेजर्ट वाला टॉपिक चल ही रहा है तो डेजर्ट प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस प्लांट हैव द थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेसेस एंड देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पीट्स इन. सी, डीप पीट्स का मतलब थोड़ा अंदर एम्बेडेड फाइन. ओके, टू मिनिमाइजेस द वाटर लॉस थ्रू द ट्रांसपीरेशन. ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट, दे हैव अ स्पेरिकल फोटोसिंथेटिक पाथवे जिसको हम लोग कहते हैं कैम पाथवे, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है क्रेसिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म, जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11th में फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में. ठीक है, इज ए कार्बन फिक्सेशन पाथवे दैट इवॉल्व्ड इन द सम प्लांट्स. ओके, as an adaptation to arid conditions. Okay, this plant close stomata in the daytime to reduce the evaporation of water but opens at the night time to collect the carbon dioxide. ओके, तो याद है ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी. यहाँ पे तुम्हारे लिए वैक्यूल्स काम करते हैं, प्लांट्स के वैक्यूल्स काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके फिक्स किया वगैरह जाता है तो वो एक्चुअली गेट कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड. ओके, ये सारी बातें हम लोगों ने दी की है.
और ये जो मैलिक एसिड है वो रात में लाइक स्टोर करके रखा जाता है वैक्यूल्स के अंदर, फिर दिन में प्लांट्स जो है मैलिक एसिड को फिर से यूज करना चालू करते हैं। सो ऑल द प्रोसीजर वी हैड सीन, एक बार फोटोसिंथेसिस वाला क्राइसिलियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाला जो साइकिल है उसको रीड कर लो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, सेम सेल्स में ही प्रोसीजर कंप्लीट की गई है। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट लाइक अपोइंशिया के बारे में बात करते हैं। अपोइंशिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू द स्पाइन्स। ये सारी बातें हम लोगों ने इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी डील की थी। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय द फ्लैटेन स्टेम, क्योंकि वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट चलो बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द मैमल्स ऑफ कोल्ड रीजन्स, shows a shorter ears and limbs to minimizes the heat loss. Okay, very very important adaptation you can say. This is called as the Allen rule, okay, given by the Joel Asaph Allen इन द ईयर ऑफ 1877। तो ये आप लोगों को कंपलसरी याद रखना है, इवन द साइंटिस्ट नेम। ओके, नेक्स्ट जो आपके सामने जो नेक्स्ट एग्जांपल आ रहा है जिसका नाम है सील्स। ओके, इट इज एन एक्वेटिक मैमल ऑफ ए पोलार सीज, दे हैव अ थिक फैट लेयर जिसको बैबलर्स भी कहा जाते हैं। ओके, thick fat layers below their skin, okay, which act like a insulator and reduce the loss of the बॉडी हीट। ओके, तो फैटी सब्सटेंस इंसुलेटर जैसे काम करते हैं, ये बातें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में भी डील की थी, एनिमल किंगडम में भी इनके बारे में बात हुई थी। तो चलो बढ़ते हैं अभी आगे विथ रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इफ यू बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड, अगर आप लोग कोई हाई एल्टीट्यूड में गए जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड वगैरह है, आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत इजी है समझना। ओके, एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस लाइक मोर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना, ओके, occupied by Tibet. Goa must have, sorry, not Goa. You must have experienced an altitude sickness. Okay, what is this altitude sickness का मतलब, इसके symptoms क्या होते हैं? तो देखो, nausea आपको आ जाएगा, then fatigue and the high altitudes, heart palpitations will be seen. Okay, these are the symptoms. These symptoms are due to the low atmospheric pressure of high altitude. The body does not get enough oxygen. Okay, high ranges पे आप लोगों को इतना ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ओके, बट ग्रेजुअली यू गेट एसिमिलेटाइज या फिर बोल सकते हो एक्लेमेटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एन हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। रीजन क्या है, अगर आप लोग उसी एनवायरमेंट में चलते जा रहे हो, आगे आगे और चढ़ाई वगैरह करते जा रहे हो, हाई एल्टीट्यूड में थोड़ी देर के लिए सर्वाइव कर रहे हो, तो फाइनली योर बॉडी विल गोइंग टू अडॉप्ट दैट सिचुएशन। कैसे होगा ये अभी देखने की बात है। Okay, see, this is because the body compensate low oxygen availability by increasing the RBC. ओके, तो लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी में हम लोग अगर सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उसने आरबीसी बनाना चालू कर दिया है, उसकी प्रोडक्शन की एक्टिविटी बढ़ गई है, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। ओके, एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो वो फास्ट होती है, छोटी छोटी सांस होती है, ठीक है, छोटी छोटी ब्रीदिंग एक्टिविटी होती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है एडेप्टेशंस। ओके, नोट, people like, see, people live in the high altitude have more RBCs than the people live in the other low areas. तो हमारे कंपैरेटिवली अगर हम लोग लाइक जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों को कंपेयर करेंगे तो उनके जो होते हैं आरबीसी उसमें थोड़ा बहुत ज्यादा देखने मिलेगा। ये तो आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डील कर लिया था मोनेरा के रिस्पेक्ट में। ओके, सो आर्ची बैक्टीरिया नाम आ गया है। इसके अलावा ये वाला जो आर्ची बैक्टीरिया है हम लोगों ने डिस्क्राइब किया इन द चैप्टर कॉल्ड एज अ बायोटेक्नोलॉजी, राइट, जिसमें हम लोगों ने पीसीआर टेक्निक पढ़ी थी, जहाँ पे हम लोगों ने डील किया था एक और बैक्टीरिया को लेके, जहाँ पे उसका एक्टिविटी था डीएनए पॉलीमरेज जैसा। ओके, सो नाम से ही पता चल गया रहेगा सर, थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको कॉमनली टैग पॉलीमरेज भी कहा जाता है। एंजाइम जो बनाता है वो टैग पॉलीमरेज होता है, ठीक है। टैग का टी स्टैंड फॉर द थर्मस एंड ए क्यू एक्वेटिकस, तो टैग पॉलीमरेज उसको ऐसा नाम दिया गया, विच एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज। ओके, जो कि पीसीआर में यूज होता है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, याद रखो। तो कमिंग टू द आर्चिबैक्टीरिया, दे लिव इन हॉट स्प्रिंग्स and deep sea hydrothermal vents where temperature exceed up to 100 degrees centigrade. Okay, this is because the cell membrane of the archibacteria contains branch chain lipid. Okay, this enables them to tolerate the extreme heat and the pH. Okay, so these are the reason behind it they are able to survive in such
conditions. Now, many fishes thrive in Antarctica water, okay, where the temperature is always below 0 degree centigrade. How do they manage to keep their body fluid from freezing? सही बात है ना, क्वेश्चन तो दिमाग में आ गया रहेगा, एंटार्क्टिका के वाटर में अगर वो लोग स्विम कर रहे हैं तो फिर उनकी बॉडी के फ्लूइड्स कैसे फ्रीज नहीं हो जाते हैं. ओके, सो सी, fishes produce a special kind of the anti-freeze substance in the blood. Okay, these chemicals are a type of, you can say, glycoprotein which is made from a combination of sugar and protein. हम लोगों ने glycoprotein पढ़ा था. ओके, किधर पढ़ा था? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में. ओके, फिर बायोमोलिक्यूल्स में भी इसके बारे में बात हुई है. ओके, सो ग्लाइकोप्रोटीन जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर एंड प्रोटीन का होता है, दैट सर्कुलेट द ब्लड एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग, जिसको कहा जाता है, लाइक जिसमें डिस्कवरी हुई थी उसका नाम है यहाँ पे एक्चुअली डिस्कॉर्टिकस माउसोनी. ओके, द शार्क प्रोड्यूस हीट फ्रॉम देयर स्विमिंग मसल्स. Some fast moving predators like swordfish can heat their brains, eyes as special muscles so that they work effectively in the cold regions. Okay, so shark produces heat from their swimming muscles. Some fast moving predators like swordfish can heat their brains. Okay, eyes has a special muscle so that they work effectively in the cold conditions. तो ये सारे reasons है, adaptations है, जिनके वजह से वो लोग survive कर पाते हैं ऐसे conditions में. Okay, stressful conditions में. Next, marine invertebrates and the fish live at great depth in the oceans. Okay, here pressure is more than 100 times the normal atmospheric pressure. Okay, so अभी क्या करें? See, question आ गया. How do they live under such crushing pressure, and do they have any special enzyme for it? Okay, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेट्स सी द आंसर फॉर दिस. Things get crushed not due to the pressure, but because of the differences in the pressure, okay, between the two sides. Now, to understand this, to offset these creatures living in the great depths have certain anatomical adaptations. जैसे कि सबसे पहला कंडीशन पे आता है, aquatic creatures living in a great depths are mainly composed of high density solids like muscles, bones, etc., and liquid like water and certain oils, and have virtually no air inside their body. Okay, next, the swim is absent. Okay, the swim bladder is absent in some bottom dwelling and deep sea teleost and in all cartilaginous species. यहाँ पे sea teleost जो बोला है, that is one of the example given to you. Okay, and cartilaginous species के तो example आपको पता है, जैसे कि shark, skates and rays. इनके अंदर swim bladder जो होते हैं वो नहीं देखने मिलते, absent होते हैं. Okay, it is not be seen in the cartilaginous species. ये normally आप लोगों ने एनिमल किंगडम पढ़ा रहेगा, कार्टिलेजिनस फिशेस एंड द बोनी फिशेस, वहां पे ये डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया जाता है. ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा है. Quite a few creatures living in a deep areas have soft gelatinous body, जैसे कि certain species of the squid, cuttlefish, sea lungs, etc. Their body is almost entirely made up of muscles and the water. Okay, so these are the, you can say, adaptations shown by such organism जिनके वजह से वो survive कर पाते हैं. We are entering into the 10th एग्जाम्पल ओवर हियर. जैसे कि डेजर्ट लिजर्ड पूछा गया है, बताया गया है यहाँ पे, have toes fringed with the spiny scales to help them run across the sands without shrinking. Other burrow into the sand to escape the desert heat or to hide from the predators. इसके अलावा to search for the small animals that they prey on. ठीक है, जिनके ऊपर वो अटैक कर सके ताकि वो अपना पेट भर सके. ठीक है, बाकी का जो एडेप्टेशन के बाद हमारा जो नया टॉपिक चालू हो रहा है वो है विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन. ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर चल रहा है अभी, उसमें से हम लोग एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी पॉपुलेशन वाले टॉपिक में. ठीक है, सो ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम ग्रुप ऑफ द स्पीशीज लिव इन अ ग्रुप इन a well defined geographical area, share or compete for similar resource. Okay, share or compete for the similar resources, potentially interbreed and thus constitute a पॉपुलेशन. तो ये रहा आपके स्क्रीन पे रखा गया डेफिनेशन, पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एग्जांपल्स ऑफ ए पॉपुलेशन. जैसे कि
आप लोग पॉपुलेशन किस को कह सकते हो, ओके उसको समझने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दिया जा रहा है, जैसे कि कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड्स, ओके तो वेटलैंड उनका हैबिटेट है, ये व्हाट इज दिस कॉर्मोरेंट्स, सो दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज एक्वेटिक बर्ड्स, ओके rat in an abandoned dwelling area, okay that is not normally seen in case of the public, ऐसे rats उनका एक पॉपुलेशन होता है, ठीक है। टेक वुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, ओके जो कि हार्ड वुड होते हैं, कमर्शियली उनके काफी अच्छे इंपॉर्टेंस होते ही है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरिया इन ए कल्चर प्लेट, अगेन दे फॉर्म्स अ कॉलोनीज, सो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ पॉपुलेशन। और लोटस प्लांट इन ए पॉन्ड विच इज नॉर्मली फ्लावर, ओके ये सारी बातें तुमको जो पता है, यही हम लोग पॉपुलेशन के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं समझने के लिए पॉपुलेशन को, ठीक है। नाउ नोट एन इंडिविजुअल हैज सर्टेन बर्थ एंड डेथ, बट अब पॉपुलेशन की बात करें तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट हम लोग टर्म यूज करते हैं, इंडिविजुअल के लिए बर्थ एंड डेथ वर्ड हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात चलती है तो उसमें टाइम के साथ साथ हम लोगों को चलना पड़ता है, तो हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर्ड यूज करते हैं। ये भी एक काइंड ऑफ नीट का क्वेश्चन बन सकता है, ओके एनसीईआरटी के सारे लाइंस इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट यूनिट। सी rate means here per capita birth, or you can say death rates, that is you need to simply divide the absolute number of the birth or death by the number in the population n at the midpoint of the time t, that is interval time, normally we take as a year, okay। फिर से देखो, इसको समझना आसान है, रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि पर कैपिटा बर्थ होता है या फिर पर कैपिटा डेथ रेट्स होते हैं, okay that is you need to just simply divide the absolute number of the birth, or you can say death, by the number of population at the midpoint of the time interval, okay that is normally taken a year। for example समझने के लिए आप लोगों को एक पॉन्ड दिया गया है जिसके अंदर 20 लोटस हैं, कितने हैं, there are 20 lotus, what is this, this is a population, okay n in the last year, okay and through reproduction 8 new plants were added, तो रिप्रोडक्शन के बाद 8 नए प्लांट आ गए, 8 नए सदस्य आ गए, तो टोटल करंट पॉपुलेशन कितना हो गया, 28 हो गया, ओके अगर मुझे बर्थ नेट निकालनी है तो b बाय n करना पड़ेगा आप लोगों को, सो 8 बाय 20 कितने बर्थ हुए, 8 हुए, ओके सो उनको 20 से डिवाइड कर दो, you will be getting a 0.4, so what is this, a rate you can say at which the population of the lotus is going to increase in a year, see offspring per lotus per year, okay ये आपको ऐसे याद रखना है। एग्जाम्पल अच्छा है, नीट में पूछा जा सकता है, तो बी श्योर फ्रॉम दिस, ओके अगेन आप लोगों को एक और एग्जाम्पल है, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन of 40 fruit flies died during a specific time period interval, okay say a week, the death rate in the population during that period should be d by n कर दो, 4 by 40 हो जाएगा, 0.1 is the death rate, okay that is the individual per fruit fly per week, okay तो ये दो एग्जांपल है जो कि आप लोगों को समझाने के लिए काफी है, जो कि एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे आप लोगों को। Now we are entering into the kind of pyramidal structure, इसको लेके थोड़ा सा और डिस्क्राइब भी करेंगे in the next lecture में। फिलहाल आप लोगों के सामने करंट इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट रखा है मैंने, तो देखते हैं एनसीईआरटी में कैसे दिया है इसको। एज पिरामिड कहते हैं हम लोग इसको। व्हाट इज दिस एज पिरामिड स्टैंड फॉर? If the age distribution, that is a percent individual of a given age or the age group, okay, it's called as a age pyramid, is plotted for the population, the resulting structure will be getting which is known as a age pyramid। तो कैसे, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव हमेशा हाईएस्ट पॉपुलेशन पे होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव जो आप लोग देख रहे हो उससे थोड़े कम होने चाहिए, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि उनसे थोड़े और कम होने चाहिए, ओके अगर ऐसा सिनेरियो आप लोगों को देखने मिलता है प्रॉपर पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन। वही अगर मैं स्टेबल पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पे नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड द रिप्रोडक्टिव के जो लोग रहते हैं, एज के लोग रहते हैं, वो इक्वल रहने चाहिए ऑलमोस्ट, तभी जाके ये पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल होगा। और डिक्लाइनिंग की बात करें तो अगर प्री रिप्रोडक्टिव एरिया ही नहीं डेवलप रहेगा तो फिर खत्म बात, कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोग होंगे जो रिप्रोडक्टिव एरिया में एंटर कर जाएंगे, ओके और वही लोग आगे जाके पोस्ट रिप्रोडक्टिव एरिया में होते हैं। सो फाइन, तो यहाँ पे अगर प्री रिप्रोडक्टिव एरिया का जो एरिया ग्राफ है यहाँ पे अगर वो ही कम हो जाएगा तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने के चांसेस होते हैं, ओके ऑलवेज डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन विल बी सीन। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ग्रोथ पॉपुलेशन,
Okay, the size of the population for any species is not a static parameter. Static यानी रुका हुआ parameter, static नहीं है. Okay, it keeps change. Okay, and it keep change with respect to the time. So depending on the various factors including the food availability, predation pressure and adverse weather, इसके ऊपर से ये डिसाइड किया जाता है. Okay, this changes gives an idea whether population is flourishing, मतलब इंक्रीज हो रहा है, या तो फिर सीधा डिक्रीज हो रहा है. ओके, तो जैसे कि इसको समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में एक और अच्छा खासा टेबल भी दिया हुआ है, पेज नंबर यू कैन से 229 पे, तो आप लोग उसको भी रेफर कर सकते हो. तो वही सारी बातें यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा. ओके, सो सी, नेटालिटी refers to the number of the birth during a given period in the population that are added to the initial density. ठीक है, initial already कोई population number था, उसमें और भी नए लोग ऐड हो चुके हैं. ओके, तो यहाँ पे population क्या हो जाएगा? increase. That is what the natality says. Mortality is the number of the death in the population during a given period. Therefore, D is what? So population decrease होता है. Death. Okay, mortality stand for the death. Natality means increase, birth. You can say. ऐसे करके आपको याद रखना जरूरी है. Even the alphabets used over here, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है. Natality को B से and mortality को D से define किया गया है. Okay. Immigration के बारे में बात करते हैं. In the number of individual of the same species that have come into the habitat, okay, from elsewhere during the time period under consideration. तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? आई से रेफर किया है. अगेन यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. सी सम रीजन, ओके, ड्यू टू सम रीजन सम पीपल फ्रॉम द आउटसाइड हैज एंटर इनटू द योर पॉपुलेशन. इसकी वजह से इन दैट एरिया अभी पॉपुलेशन की साइज जो है वो बढ़ चुकी है. इमाइग्रेशन की बात करें, so is the number of individual of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period, okay, under consideration. So E हो जाएगा. okay, इसका मतलब होता है population की size decrease हो जानी. okay, now अगर see, so if n is the population density at time t, then its density at time c at time t plus 1 is, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, n to the base t plus 1. ये इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया है. nt is equal to c, ये दोनों पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, ये दोनों पॉपुलेशन घटाते हैं, उनका निकालना पड़ेगा. समझ में आ गया? b plus i minus d plus e वाला जो फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा. नोट, if the number of the birth and the number of the immigrants is more than the number of the death and the number of the immigrants, then the population will be going to increase, otherwise it will डिक्रीज. ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है. अगर बर्थ एंड इमिग्रेशन के नंबर्स ज्यादा रहेंगे एज कम्पेयर टू द डेथ या फिर इमिग्रेंट्स, तो पॉपुलेशन की साइज जो है वो हमेशा बढ़ेगी. ओके, ये एक सिनेरियो है जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है. ओके, सो आई के यहाँ पे प्लस साइन दिया है, यहाँ पे बी के पास प्लस साइन है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रही है, और यहाँ पे डेथ और या फिर पॉपुलेशन से लोग कम हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं. सो दैट इज ऑल द केस ओवर हियर. नेगेटिव साइन वो बताता है. ठीक है, इसके अलावा एक और पैराग्राफ है जो आपके एनसीईआरटी में है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. ओके, अ पॉपुलेशन शोज exponential growth if all members have abundant resource availability. Okay, तब जाके exponential growth देखने मिलेगी. मतलब resource is unlimited over here. See, they are free to reproduce. It is also known as a geometric growth. In nature, population may grow exponentially for some period of time, but they will be ultimately limited by resource availability. फाइनली जो भी है वो सारी बातें रिसोर्स से जुड़ी हुई है. रिसोर्स अनलिमिटेड रहेगा तो चीजें भी अनलिमिटेड होंगी, लेकिन जैसे ही रिसोर्स लिमिटेड होने लगेगा तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द लिमिटेड एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाएगी. ओके, इफेक्ट करता है सारी चीजों पे. सी, if in a population of size n, the birth rate, that is a not total number, okay, but per capita birth, is represented by D, and the death rates again per capita death rates, okay, as D, then the increase or decrease in the n during the unit time period t dn by dt will be. तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपके सामने एक यहाँ पे एक बोल सकते हो इक्वेशन फॉर्म किया है. सो dn by dt is equal to b minus d multiplied by n, that is the population.
ओके, सो बी माइनस डी को हम लोग ने क्या कंसिडर कर लिया, आर कंसिडर कर लिया। व्हाट इज दिस, आर स्टैंड फॉर द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ओके, सो अभी ये आर बाय सी आर एन हो गया, क्योंकि ये वैल्यू पुट करती आर यहाँ पे। ओके, सो ये क्या हो गया, डी एन बाई डी टी आर एन हो गया। ठीक है, व्हेन प्लॉट एन विथ रिस्पेक्ट टू द टी गिव्स अ जे शेप कर्व। इसका मतलब क्या है, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन विल बी कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो आप लोगों को यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन कैन बी, सो एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई, ओके, आर टी। तो ये आपको याद रखना है। नॉट ओनली दिस, वो लोग इक्वेशन गलत दे सकते हैं, आपको राइट इक्वेशन चूज करने मिलेगा। और पूछा भी जा सकता है कि एन टी क्या है, एन जीरो क्या है, आर क्या है, ई क्या है करके पूछा जा सकता है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ओके, population density at time 0, that is n0, and r stand for the intrinsic rate of the natural increase, and e the base of the natural logarithms। okay, so that is 2.71828 ऐसी उसकी वैल्यू भी होती है। तो ये आप लोग शायद फिजिक्स वगैरह आप लोग जब ज्यादा डील करते हो मैथ्स, तो उनको पता होता है। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। ओवर हियर, no population of any species in nature has its disposal unlimited resource to permit exponential growth. This leads to a competition between the individuals for the limited resource। Okay, अगर सारी चीजें आपको फ्रीली मिल रही हैं, बहुत ज्यादा मिल रही है, तो आप लोग तो उसकी दावत उड़ाओगे। ठीक है, लेकिन जब चीजें लिमिटेड होने लगेगी तो आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो जो जीतेगा वही सरवाइव करेगा। Finally, the fittest individual will be survive and reproduce। Okay, in nature, a given habitat has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। ठीक है, तो नेचर में इतनी सारी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं कि वो पर्टिकुलर एक्स नंबर ऑफ अमाउंट को पूरा फुलफिल करवा सकती है। ठीक है, दिस लिमिट इज नोन एज अ कैरिंग कैपेसिटी, दैट इज के। मतलब क्या, आप एक एक्स जगह पे रह रहे हो, और उस जगह पे रहने के लिए अगर आप लोग अपने आप को खुश लाइक ऐसे समझने की कोशिश करो इस एग्जांपल को। जैसे कि यू आर स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर एक्स एरिया, और उस एरिया में आप लोग काफी समय से रह रहे हो, क्योंकि आप लोग वहां पे कंफर्टेबल फील करते हो। क्योंकि रीजन क्या है कि उस एरिया में आप लोगों के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी आसपास है आपके। ठीक है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, सब्जी मार्केट, हॉस्पिटल्स एंड ऑल दोस थिंग जो बेसिक रिक्वायर्ड होती है। ओके, ये सारी चीजें आपके आसपास ही है। दैट मींस यू आर हैप्पी टू स्टे ओवर देयर, है ना, आप लोग कंफर्टेबली उस एरिया में जी रहे हो। तो दैट इज व्हाट द एरिया हैज एन एवरीथिंग, रिसोर्सेज अवेलेबल है जो कि आपको वहां पे सरवाइव करने के लिए बोलते हैं हेल्प कर रही है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट अ कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज दैट कॉल्ड एज अ कैरिंग कैपेसिटी। द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन एन हैबिटेट विद द लिमिटेड रिसोर्स shows initially a lag phase followed by the phase of acceleration and then deceleration and finally asymptote। मतलब देखो, इनिशियली वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा ग्रो करने के लिए, फिर अचानक से ग्रो हो जाएगा, एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन। ओके, सो ग्राफ सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। दैट इज व्हाट द एसिम्पटोट। व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचिंग टू द कैरिंग कैपेसिटी, ओके, जब वो एक हद तक पहुंच जाएगा। सी, अ प्लॉट of n in relation to the t results in the sigmoid curve, okay, known as the Verhulst-Pearl logistic growth, given by the equation as dn by dt rn, और ये k by c, k minus n by k। ओके, सो सी के इज स्टैंड फॉर द कैरिंग कैपेसिटी। तो ए, ये एक वर्ड इस पर्टिकुलर इक्वेशन में जुड़ गया है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कैन बी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो तीन इक्वेशन को ध्यान में रख के आप लोगों को पढ़ना है। ओके, एक dn by dt इज इक्वल टू rn था, अभी क्या हो गया, dn by dt इज इक्वल टू rn k minus n upon k। ओके, वेयर k इज स्टैंड फॉर द कैरिंग कैपेसिटी। इसके अलावा जो आप लोगों ने इक्वेशन देखा था वो था nt plus 1, दैट इज इक्वल टू nt प्लस ब्रैकेट में था b प्लस i माइनस d प्लस e। ओके, तो ये आप लोगों ने एक इक्वेशन देखा था ऊपर लेक्चर में। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपके सामने एनसीईआरटी का ग्राफ भी अवेलेबल है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों पढ़ना जरूरी है, इसी को रिस्पेक्ट में ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। ठीक है, सो टी पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे वाई एक्सिस पे है। जैसे जैसे चीजें बढ़ेगी, ये जो है यहाँ पे जो सीधा ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ओके, जहाँ पे चीजें अनलिमिटेड अवेलेबल है, ओके, आप लोग बिंदास यूज कर सकते हो, उस हिसाब से वो ग्रोथ होती है। ओके, वेरएस इन द अदर केस यू विल सी द पॉपुलेशन साइज एक जगह पे थोड़ा सा स्लो थी, उसके बाद सडनली इंक्रीज हुआ एंड देन देयर इज अ डिक्लाइन।
फिर जो डिक्लाइन है बी ग्राफ जो है वो dn by dt is equal to rn k minus n upon k है, दैट इज अ लॉजिस्टिक ग्रोथ जिसको हम लोग सिग्मोइड शेप कहते हैं, एस शेप ग्राफ कहते हैं। और जे शेप दैट इज गिवन यू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो कि आपको अनलिमिटेड सोर्सेस के वजह से ही देखने मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी लेक्चर को रोकेंगे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर से जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। ओके, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन से एंड द लास्ट पार्ट ऑफ आवर दिस चैप्टर। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के रेडी रहो, समझना काफी आसान है, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे यहाँ से। ओके, एंड थिंग्स विल बी वेरी इजी टू यू।